ओके जी, गुड आफ्टरनून सभी को। सीएमए फाउंडेशन में स्वागत है आपका सिलेबस 2022 में। सिलेबस 2022 की शेयर करते हैं बच्चों पेपर नंबर 2 से। एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे। तो कॉपी पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। थोड़ा थोड़ा सा लिखो बच्चों, सीएमए फाउंडेशन। सीएमए फाउंडेशन बच्चों, पहले तो आप लिख लो, एक लिस्ट बना लो। पेपर टोटल 4 एग्जाम देने आपको। पेपर नंबर 1 का नाम है आपका बिजनेस लॉ, मतलब आप सिर्फ लॉ लिख लो, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, ठीक है। और कम्युनिकेशन का पार्ट भी है इसके अंदर। फिर पेपर नंबर 2, इसका नाम लिख लो आप सिंपल भाषा में अकाउंट्स। पेपर नंबर 3, लिस्ट बना लो एक फटाफट से। पेपर नंबर 3 में मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स है भाई, ठीक है, स्टैट्स है। और पेपर नंबर 4 बच्चों, इसमें है आपका इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये सिलेबस 2022 है, सिलेबस 2022 जो नया सिलेबस अभी एप्लीकेबल हुआ है। इससे पहले 2016 सिलेबस हुआ करता था, 2016 सिलेबस हुआ करता था, ठीक है। ओके जनाब, अब 2016 और 22 का क्या चक्कर है ये देखो। आपने जो एडमिशन लिया है वो लिया है बच्चों ICMAI इंस्टीट्यूट में। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो 1959 में एग्जिस्टेंस में आके इसने कोर्स करना स्टार्ट करवा दिया था। CMA नाम का कोर्स करना स्टार्ट करवा दिया था। अब हुआ क्या कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये 12वीं के बाद आपका एडमिशन लेता है CMA कोर्स में। अब इसने हर 4 साल में, जैसे हर 5 साल के अंदर सरकार नई बनती है ना, वैसे ही हर 4 साल में CMA का कोर्स नया बनाया जाता है। नए का मतलब ये नहीं है कि पुराने वाले को पूरा डिलीट मार दो, नए टॉपिक नए कंसेप्ट लेके आओ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पुराने वाले को ही रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। तो अभी जो चल रहा था 2016 के अंदर सिलेबस आया था, उससे पहले सिलेबस 2012 में रिस्ट्रक्चर किया गया, उससे पहले 2008 में, उससे पहले 2004 में एंड सो ऑन। अभी 16 से लेके बच्चों 2020 में चेंज होना था सिलेबस, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो अब ये 2022 में चेंज किया गया है। तो अब जो सिलेबस का नाम है वो है सिलेबस 2022। सिलेबस का नाम है बच्चों सिलेबस 2022, ठीक है। जो बच्चे लेट आए हैं फटाफट से कनेक्ट हो जाओ भाई, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। मैं वही बंद कर दिया, माइक बंद कर। ठीक है, सिलेबस 2022। अब बच्चों सिलेबस 2022 जो है ये हमको अभी पढ़ना है। इसके एग्जाम जो आपके लगेंगे कॉपी के अंदर जो लिस्ट में लिखने हैं आपको, ये 4 नाम लिस्ट में लिख लेने हैं, बाकी बातें मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी आपको 4 नाम कॉपी में लिस्ट में लिख लेना है। अनम्यूट रखेंगे, सॉरी बच्चे म्यूट रखेंगे, बोलेंगे नहीं बीच में, ठीक है। ओके, अभी आप जो मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों, मेरे साथ आप पढ़ेंगे पेपर नंबर 2 अकाउंट्स, ठीक है। आने वाले 15-10 मिनट में आपको बता दूंगा अकाउंट्स में अपन किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस कौन सा है 2022 बच्चों। एग्जाम कैसा रहेगा लिख लो कॉपी के अंदर। एग्जाम जो है बच्चों वो होगा होम बेस्ड, ऑनलाइन एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड होगा। कॉपी में लिख लेना है बात, होम बेस्ड ऑनलाइन। ये आप मोबाइल पे दे सकते हैं या फिर आप ये एग्जाम लैपटॉप पे दे सकते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एक बात ये हो गई पूरी, MCQ बेस्ड आपका एग्जाम। हो सकता है इंस्टीट्यूट इसको बात को बदल दे। अभी पिछले 3-4 अटेम्प्ट से, जब से कोविड आया है तब से सारे फाउंडेशन के एग्जाम है ना बच्चों वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। फिर जब आप CMA इंटर में आओगे तो CMA इंटर का एग्जाम है फिजिकल, जैसे 11वीं 12वीं के कॉपी पेन पे आप एग्जाम दे के आए हैं वैसा कुछ एग्जाम है। इसी प्रकार CMA फाइनल, ठीक है। ये बात तो यहां तक डन हो गई हमारी। अब चलते हैं पेपर नंबर 2 की तरफ। तो एक चार्ट बनाएंगे पेपर नंबर 2 में क्या क्या बातें आपको, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने। एक चार्ट बनाएंगे पेपर नंबर 2 का। जो ये PDF मॉड्यूल है ये भी आपको मैं दे दूंगा, जिन बच्चों के पास नहीं है ये भी मिल जाएगी, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी। पहले जान लो कि इस पूरे पेपर में क्या पढ़ना है। तो एक चार्ट बनाइए,
पेपर नंबर 2 अकाउंट्स, इसके 2 पोर्शन कर लो बच्चों कॉपी के अंदर। 2 पोर्शन में पहला पोर्शन का नाम रखो फाइनेंशियल अकाउंट्स और दूसरे पोर्शन का नाम रखो कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंट्स लिख लो। कॉस्टिंग का पोर्शन है और अकाउंटिंग का। ये है बच्चों आपका 70 मार्क्स का, 70 नंबर का पोर्शन ये है और ये है बच्चों आपका 30 मार्क्स का। चार्ट एज इट इज कॉपी बना लेना, ठीक है ना। 70 और 30, इस 70 और 30 में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। आइए जनाब लिस्ट बना लेते हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ेंगे आप बेसिक्स का, बेसिक अकाउंटिंग का पढ़ेंगे। नंबर दूसरा पढ़ेंगे आप इसके अंदर कैश बुक, टॉपिक लिख लेना बच्चों, ठीक है ना। कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक, या कैश बुक ओनली लिख लो बस, सब्सिडरी बुक तो बेसिक में ही पढ़ा देंगे आपको। नंबर तीसरे पे लिखो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। डेप्रीशिएशन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। कंसाइनमेंट नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। जॉइंट वेंचर नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। लिस्ट बना लेना बच्चे सभी कॉपी के अंदर। जॉइंट वेंचर पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, नंबर 8 फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ेंगे और एक नंबर 9 एनपीओ का चैप्टर पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ, और बस इस प्रैक्टिकल चैप्टर इतना ही, बाकी थ्योरेटिकल आ जाएंगे अपने। बैंक रिकंसिलेशन एक टॉपिक और लिख लो, बैंक रिकंसिलेशन 9 के बाद 10 बीआरएस, ठीक है। 10 टॉपिक तो ये पढ़ने हैं बच्चे। दस टॉपिक ये पढ़ने हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, इधर एक लिस्ट बना लो कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग पे टॉपिक नंबर 1 है कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिक्स। नंबर 2 पढ़ने हैं कॉस्ट शीट, ब्रैकेट में लिख लेना जॉब कॉस्टिंग। तीसरे पे लिख लेना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड चौथे पे लिख लेना थ्योरी, कुछ थ्योरी के कंसेप्ट हैं। ये रहने वाले हैं आपके 30 मार्क्स के। फटाफट से लिख लिया हो तो मेरे को एक बार बताओ जरा कि सर लिख लिया हमने। यस सर। वेरी गुड, यस सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे पढ़ना, वो स्टार्टिंग करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग से पढ़ना। कॉस्ट अकाउंटिंग से पढ़ना अपन स्टार्ट करेंगे। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें 11वीं 12वीं की आनी चाहिए। 11वीं 12वीं तक आपने जो पढ़ा ना बच्चों, उसके अंदर मुझे सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट चाहिएगा। अकाउंटिंग की नॉलेज मुझे 11वीं 12वीं वाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चाहिएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ थोड़ा मैथमेटिक्स दिमाग चाहिएगा आपको, प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग करने, प्लस आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो एक आपको कैलकुलेटर ले लेना है,
11-12 तक तो आप कैलकुलेटर नहीं ले सकते थे, लेकिन अब आप कैलकुलेटर ले पाएंगे आराम से। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, इसमें जोड़ घटा गुना भाग करना है। डन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें जो बीकॉम से संबंधित हैं, जो सीएमए के कोर्स से संबंधित है, वो बता देता हूं, फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहले तो थोड़ा सा आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट के बारे में जान लो कि आपने जो कोर्स लिया है ये कैसे आगे बढ़ेगा। आईसीएमएआई कोर्स के बारे में जान लो। देखो बच्चों, आईसीएमएआई जो कोर्स है ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है। जैसे इंडिया कब आजाद हुआ था बच्चों? 1947 में। ठीक है, 1947 में बना, फिर इंडिया की गवर्नमेंट बनी। इंडिया की गवर्नमेंट ने बनते बनते जब आगे बढ़ा, संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो अपनी जो बात स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1949 से। 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गया था 1949 में। सीएमए जो स्टार्ट हुए बच्चे, वो स्टार्ट हुए 10 साल के बाद, 1959 में सीएमए स्टार्ट हुआ। फिर एक सीएस कोर्स है, वो शायद 70 के आसपास, 1970, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है उसकी कब बना। सीएस नाम का एक कोर्स भी होता है, वो भी उस सीएमए के बाद बना। हमको सीएमए की बात करनी है। अब ये जो सीएमए कोर्स बना ना, इसका हेड ऑफिस जो है वो है कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में। अब कलकत्ता में हेड ऑफिस है इसका, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा पहले सीएमए का। अभी जिन बच्चों ने नहीं कराया है उनको कलकत्ता हेड ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ये रजिस्ट्रेशन ICMAI.in नाम की वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद आपको ना बच्चों 4 बुक्स मिलेंगी। आप ये 4 बुक्स जो मैंने यहाँ पे आपको खोल के रख रखी है ना, ये बुक्स आपको प्रिंटिंग फॉर्म में मिलेगी। लेकिन क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बुक आने में समय लगेगा, मतलब 1-2 महीने तो आराम से लग ही जाएंगे ये बुक आने में। गवर्नमेंट की जो बुक है, ये बुक आने में खूब सारा समय लग जाएगा आपको। तो जब तक बुक नहीं आएंगी तब तक हम पीडीएफ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके डन। उसके बाद बच्चों, ये जो 4 बुक्स हैं ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिल जाएंगे आपको। इसी के साथ साथ ध्रुव कोचिंग क्लासेस में आपने एडमिशन लिया है, ध्रुव कोचिंग क्लासेस में आपको 4 बुक्स एक्स्ट्रा मिलेंगी। 4 बुक्स एक्स्ट्रा मिलेंगी, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे प्लस सब्जेक्ट के नोट्स होंगे। जैसे मैं अकाउंट्स में कोई नोट्स नहीं देता, मैं अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक सेट देता हूँ, स्कैनर नाम का। इकोनॉमिक्स के नोट्स होते हैं, लॉ के नोट्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टीचर्स आपको बताएंगे कि वो नोट्स अपना देंगे या अपना लिखवाएंगे। मैं पूरा का पूरा आपको लिखवा के चलूंगा स्क्रीन के ऊपर ही। जो बच्चे मेरे सामने फिजिकली फेस टू फेस बैठे हैं उनको मेरी साथ में कॉपियों में लिखना है, और जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर साथ साथ लिखता जाऊंगा मैं, आपको अपनी कॉपी में उतारते जाना है साथ साथ। ठीक है, ओके। तो ये 4 बुक मिलेंगी आपको ध्रुव कोचिंग क्लासेस की तरफ से। तो टोटल एक सब्जेक्ट की 2 बुक आपको पढ़नी है। डन, 2 बुक आपको पढ़नी। साथ ही साथ बच्चों, क्योंकि आप सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं, फिर आप इंटर भी करेंगे, फिर आप फाइनल भी करेंगे, फिर आप जॉब नौकरी भी करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही आप। तो अभी आप इस लेवल पे हैं, फाउंडेशन लेवल पे, तो यहाँ पे साथ साथ में आपको ना बच्चों बीकॉम में भी एडमिशन लेना है। सभी बच्चों को बीकॉम में भी एडमिशन लेना है। बीकॉम में एडमिशन कहाँ लेना है? जिस बच्चे का ये ऑब्जेक्टिव है कि सीएमए करने के बाद मुझे अच्छी जॉब में जाना है, तो उस बच्चे को बीकॉम के अंदर 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो रेगुलर डिग्री है। देखो यहाँ पे राजस्थान के अंदर 2 तरह की बीकॉम चलती है, एक प्राइवेट बीकॉम बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, और एक होती है रेगुलर डिग्री। तो आपको रेगुलर वाली बीकॉम में एडमिशन लेना है। कॉलेज कोई भी चलेगा, कोई भी कॉलेज चलेगा, कॉलेज का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है कि आप दिमाग में ये सोचें कि बड़े कॉलेज से कर लूंगा तो बीकॉम की वैल्यू अच्छी होगी। बच्चों बीकॉम की ही वैल्यू है, भले ही वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के आप कौन से भी कोर्स से कर लो। हाँ, बीकॉम आप DU से, रामजस कॉलेज से करते हैं, जो बड़े कॉलेज हैं थोड़े जिनकी कैंपस प्लेसमेंट होती है तो वहां से करते हैं, तो बीकॉम की थोड़ी बहुत वैल्यू होती है। बाकी हमारे राजस्थान में लगभग सब यूनिवर्सिटी एक दूसरे की साड़ू है, कहीं से कर लो, है ना, हरकतें सबकी एक जैसी हैं। तो बीकॉम की यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी है लगभग वैल्यू एक जैसी है। बीकॉम में एडमिशन लेना। कई बच्चे पूछेंगे सर क्या BBA में एडमिशन ले सकते हैं, BCA में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों, लेकिन BBA और BCA का जो भी पढ़ेंगे वो CMA फाउंडेशन इंटर फाइनल में कहीं काम नहीं आएगा। लेकिन बीकॉम में जो पढ़ेंगे, बीकॉम का फाउंडेशन और इंटर में काम आएगा पूरा का पूरा।
इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि बच्चा बीकॉम में एडमिशन ले, बीबीए सीबीए के चक्कर में ना पड़े। कोई भी कॉलेज में ले ले, राजस्थान यूनिवर्सिटी के या कोई और यूनिवर्सिटी के, कहीं पे भी ले ले। अब रेगुलर के अंदर भी दो होते हैं, एक पास कोर्स होता है और एक बीकॉम ऑनर्स होता है। नाम सुना है कभी आपने? एडमिशन ले रहे होंगे या लिया होगा, तो आपको एडमिशन लेना बच्चों पास कोर्स में, ऑनर्स में नहीं लेना है। ऑनर्स के अंदर थोड़ी बर्डन आपको ज्यादा मिलेगी पढ़ाई की, ठीक है, उसमें थोड़ी परसेंटेज कम बनती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अपन मेहनत ज्यादा करेंगे सीएमए के अंदर, क्योंकि अपने को जो बड़ी जॉब मिलनी है, जॉब कैसे मिलनी है वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। तो इसके लिए अपने को सीएमए को फोकस करना है। बीकॉम की बस एक डिग्री चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बीकॉम के ऊपर, क्योंकि जब आप जॉब करने जाएंगे ना, तो जब कैंपस प्लेसमेंट आपका होगा, तो कैंपस प्लेसमेंट में ये देखा जाएगा कि 10वीं 12वीं बीकॉम में कितने परसेंट नंबर हैं, क्या ये पास है कोर्स है, ऑनर्स मतलब पास मतलब रेगुलर कोर्स है या डिस्टेंस कोर्स है। तो वहां पे जाके यहाँ पे फिल्टरिंग लगेगी। जिन बच्चों का 60% नंबर होता है उनको प्लेसमेंट पहले मिलता है, जिनका 60% नंबर नहीं होता उनको प्लेसमेंट बाद में मिलता है। तो अपन क्योंकि ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अपन स्टार्टिंग तैयारी पूरी जीत की करें, तो हमको तो इस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ जाने से पहले ही, फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ टाइम से ही अपने को यहाँ एडमिशन ले लेना है, किसी भी कॉलेज में ले लेना, ठीक है। फाउंडेशन में आप कॉलेज में जा सकेंगे, इंटर फाइनल में आप कॉलेज में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी सीएमए इंटर फाइनल की कि आप उसके बाद कॉलेज के दर्शन कम ही होंगे। और जनरली यहाँ पे दर्शन कॉलेज के करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको मतलब वो बोलते हैं ना कि दिल लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप मतलब बर्बाद होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप दिल ही लगाएं, बर्बाद होने के लिए आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान मालिक है, इसीलिए इन कोर्सेज की वैल्यू ज़्यादा है, इन्हीं का जॉब प्लेसमेंट ज़्यादा है। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट नहीं देखेंगे। आप सुबोध कॉलेज है यहाँ पे, उसकी कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है बीकॉम लेवल पे। तो इसीलिए इन डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है, बस ठीक है एक एंट्री टिकट है, इसलिए अपने को पास कोर्स में एडमिशन यहाँ पे लेके चलना है। डन। दूसरी बात बच्चों, जब आप सीएमए का रजिस्ट्रेशन कराएंगे ICMI की साइट पे, तो आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, एक पूछेगा आपसे ओरल, एक पूछेगा आपसे पोस्टल। सब बच्चों को ओरल करना है। ओरल का मतलब है कि आपका एडमिशन होगा ना वो जयपुर चैप्टर की ब्रांच में होगा, जयपुर वाली ICMI की ब्रांच में होगा। पोस्टल का मतलब है आपका एडमिशन है ना वो कलकत्ता वाली ब्रांच में होगा, तो आपकी बुक्स है ना वो कलकत्ता से चल के बाई पोस्ट आएंगी। और अगर आप ओरल एडमिशन कराएंगे तो आपकी बुक्स हैं वो जयपुर से आपको खुद लानी होंगी। तो वो जैसे ही बुक्स आ जाएंगी जयपुर के ब्रांच के अंदर, जयपुर गवर्नमेंट ऑफिस में, उसी समय आप ये बुक्स ले पाओगे। तो यहाँ पे आपको ओरल एडमिशन करना है, ये बात लिख लेना बच्चे, क्योंकि बाद में तुम फोन कर करके पूछते रहते हो, तो ये बात तुम पहले से ही लिख लेना। तो यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई हैं सबको? अब थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर ली जाए। ये छोटी सी बातें थी जो आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे पढ़ना है। बीकॉम की क्लासेस भी बच्चों अपन ही पढ़ाएंगे आपको, जो सीएमए वाले बच्चे हैं अपने, उनके साथ ही आपको बीकॉम की क्लासेस 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे आपकी बीकॉम की क्लासेस भी, ठीक है। बीकॉम की क्लासेस भी 15 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। सो शैल वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक नाउ? आर यू रेडी? यस सर। ओके बच्चों, लिखो बच्चों, टॉपिक का नाम लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक का नाम लिखो सभी बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। 30 मार्क्स का टॉपिक है, तो सभी बच्चे टॉपिक की हेडिंग लिख लो, कॉस्ट अकाउंटिंग। डन। कॉस्ट अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। लिखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। लिखो जनाब, पॉइंट नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करिए। टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, कॉपी बनानी है, कॉपी में ही लिखने हैं। मैं आपको कोई ऐसे कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं है, सारे के सारे अपन कॉपी में ही लिखेंगे, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल है ना, तो इसलिए आपको कॉपी पेन में ही लिखना है। पहला नाम लिखेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर को क्यों पढ़ें भाई? क्या ऐसा काम है जो अभी हमको नहीं आता है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमको आ जाएगा? तो लिखना, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट
In this chapter, we will learn about how to calculate total cost of product produced by a company और ऑर्गेनाइजेशन, कि एक कंपनी अपना जो भी प्रोडक्ट बनाएगी उसको बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ये फाइंड आउट करना इस चैप्टर का मेन मोटो रहेगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं? है आप में से कोई ऐसा बच्चा? बोलो बच्चे बोलो। एनीवन फ्रॉम हिंदी मीडियम? सारे अंग्रेज हो गया तुम? क्या बात है भाई। शोमी का नाम है बच्चा, पहले तो अपने आप को रीनेम करो बच्चों। आप ये शोमी का जिसका फोन है, पार्टिसिपेंट में जाके अपने नाम के आगे 3 डॉट मिलेंगे, वहां क्लिक करके रीनेम करो, अपना रियल नाम लिखो वहां। ओके, एक बच्चा हिंदी मीडियम का है, बाकी सारे अंग्रेज हैं। आइए बच्चों, इसमें एक डायग्राम बनाइए। ये कैसे काम चलेगा? ये काम कुछ ऐसे चलेगा कि देखो, कोई भी कंपनी होती है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एक कंपनी का। बच्चों, कार कौन सी पसंद है तुमको? आजकल ना महिंद्रा की गाड़ियां खूब बिक रही हैं। महिंद्रा कंपनी है अपनी। बच्चों, महिंद्रा कंपनी बनाती है गाड़ी, और महिंद्रा कंपनी गाड़ी बनाने के लिए ना क्या क्या चीजें यूज करती है? वो यूज करती है बच्चों, एक तो रॉ मटेरियल यूज करती है, लोहा, प्लास्टिक, रबड़, है ना। खूब सारे वर्कर होते हैं, लेबर काम करने वाले लोग होते हैं खूब सारे, और इसके अलावा खूब सारे एक्सपेंसेस करते हैं जिनकी लिस्ट नहीं बन सकती। यस और नो? डायग्राम बनाना कॉपी में बढ़िया सा। अब ये तीनों को मिला के कंपनी प्रोसेस करती है, मशीनों से कार बनाती है, और वो कार बना के तैयार कर देती है बच्चों। ये बन जाती है, कार बन जाती है, और इस कार को सेल किया जाता है, सेल टू कस्टमर। बच्चों बताओ, एक्सयूवी गाड़ी आ रही है ना आजकल, कितने रुपए की आ रही है अप्रोक्सीमेटली? आइडिया कुछ? एक्सयूवी 700 देखी आपने गाड़ी? लगभग कितने लाख रुपए की है? कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं है? सेल टू कस्टमर। प्रियांशु का आंसर आ गया सर 28 लाख रुपए के। वेरी गुड। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो कार बना के अपन कार बेचेंगे, इसका प्राइस कितना होगा। ये एक्सयूवी कार है, इसका प्राइस कस्टमर से कितना लेना है, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ये 28 लाख ही क्यों है। सर और एग्जाम्पल दो, तो मैंने कहा और एग्जाम्पल सुनो बच्चों। सैमसंग का आपने मोबाइल खरीदा होगा, है ना। एप्पल का लैपटॉप आता है, फोन भी आते हैं, टीवी भी आते होंगे। तो मैंने कहा जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेचती है, तो वो कितने रुपए में बेचेगी, इस बात को पता करने के लिए अपने को कॉस्टिंग जाननी पड़ेगी बच्चे। कॉस्टिंग जाननी पड़ेगी। क्या इस बात से सहमत है? ये एक बच्चा कुछ कलाकारी कर रहा है भाई इसके ऊपर। हाँ भाई जवान, कलाकारी मत करो यार। लो बच्चों, अब तुम कलाकारी नहीं कर पाओगे। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि कंपनी है वो अपना कस्टमर से कितने रुपए वसूल करेगी। डन। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अब कंपनी है बहुत सारी बड़ी होगी, तो इसके कुछ सब पार्ट भी तो होंगे।
तो पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 पूरा हो गया, पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 2 पे लिखो बिफोर कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट निकालने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कंपनीज स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंसेस। हमको कंपनी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा भाई पहले, ताकि हम टोटल कॉस्ट निकाल पाए। ओके, टोटल कॉस्ट निकाल पाए। तो सर कंपनी का स्ट्रक्चर मतलब, मेरे को बताओ बच्चों, महिंद्रा कंपनी की फैक्ट्री अलग होती है, ऑफिस अलग और शोरूम अलग, या तीनों एक जगह ही होते हैं? क्या ख्याल है? अलग अलग। अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। वेरी गुड, अलग अलग होते हैं। तो मेरे को बताओ, ये जो 28 लाख रुपए तुमने अभी अभी बताया एक्सयूवी का प्राइस, इस 28 लाख रुपए में फैक्ट्री ऑफिस शोरूम के सारे खर्चे शामिल हैं क्या? यस और नो? नो सर। सारे खर्चे शामिल होंगे भाई। मार्केट में जब कंपनी वाला 28 लाख की कार बेचता, तो 28 में फैक्ट्री के खर्चे भी आ गए, ऑफिस के भी, शोरूम के, सारे खर्चों को कंक्लूड करके कस्टमर से कितने लिए? 28। तो एक काम करते हैं, फिर हम एक डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो, उसके लिए एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम में एक हम बनाओ, हमारी कंपनी, ये है हमारी कंपनी। ये हमारी कंपनी क्या काम करती है? कार बनाने का काम करती है। और हमारी कंपनी के ना बच्चों 3 पार्ट कर दो, 3 पार्ट कर दो हमारी कंपनी के। पहले पार्ट का नाम रखो फैक्ट्री, यहां पे नाम रखो इसका फैक्ट्री, ठीक है? फैक्ट्री। फैक्ट्री का दूसरा नाम रखो बच्चों वर्क्स डिपार्टमेंट, वर्क्स मतलब जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तीसरा नाम रखो यहां पे इसका मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? इसके 3 नाम है, मतलब फैक्ट्री में जो काम होगा, फैक्ट्री में टोटल है, वो फैक्ट्री को फैक्ट्री भी कहेंगे, फैक्ट्री को वर्क्स भी कहेंगे, फैक्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग भी कहेंगे। दूसरा आता है बच्चों ऑफिस। ऑफिस का दूसरा नाम हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन डिपार्टमेंट, जहां पे पॉलिसीज बनेंगी, कौन सी कार कब लॉन्च होगी, कितने रुपए की लॉन्च होगी, कितने लोग काम करेंगे, कितने इंजीनियर बुलाने पड़ेंगे, इन सभी संबंधित डिसीजन जो लिए जाएंगे वो एडमिन ऑफिस में लिए जाएंगे। और इसका तीसरा नाम है जनरल डिपार्टमेंट, जनरल डिपार्टमेंट, ठीक है? और लास्ट में जब माल तैयार हो जाएगा तो उसको अपन बेचेंगे शोरूम के अंदर। तो मैंने कहा देखो शोरूम के अंदर उसको बेचेंगे। शोरूम का दूसरा नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले सब बच्चे यहां तक डायग्राम बनाओ। बोलो जी बोलो, यहां तक लिख लिया क्या? यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा और। यस, अब पॉइंट नंबर 3 लिखो बच्चों। कंपनी के हमने 3 पार्ट कर दिए। पॉइंट नंबर 3 में लिखो, पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे वी नो दैट, लिखो बच्चों वी नो दैट टोटल कॉस्ट बनाने में जितना भी खर्चा लगेगा फैक्ट्री ऑफिस शोरूम में, उसमें बच्चों प्रॉफिट जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे?
और प्रॉफिट जोड़ के ही क्या निकाली जाएगी आपकी, बताओ, सेल प्राइस। यस और नो? अब मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, उनके जवाब देना आप। बच्चों ये जो टोटल कॉस्ट निकाली, जैसे तुमने बताया कि एक्सयूवी 28 लाख में बेचेंगे, तो 28 लाख रुपए में बच्चों 28 लाख रुपए का नाम तो सेल प्राइस हो गया। तो 28 लाख रुपए में महिंद्रा कंपनी प्रॉफिट भी तो कमा रही होगी ना, यस और नो? हाँ सर। मान लीजिए अभी प्रॉफिट कभी कंपनी बताएगी नहीं कितना, पर मैं एक एस्टिमेट मार रहा हूं कि अगर 28 लाख रुपए ये है, हालांकि एक बार मैं जीएसटी वीएसटी को जब बिल्कुल साइड पे छोड़ रहा हूं, 28 लाख रुपए ये है, तो मैं कह रहा हूं बच्चों आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो बताओ बच्चों इस कार को बनाने की कंपनी की कॉस्ट कितने रुपए होगी? 23 लाख। कितनी? 23। वेरी गुड, 23 लाख रुपए इसकी कॉस्ट होगी। 23। अब मेरे को बताओ बच्चों 23 जो कंपनी की टोटल कॉस्ट है बनाने की, इस 23 में 3 पार्ट होंगे ना, फैक्ट्री में बनाने में कितने लगे, ऑफिस में बनाने में कितने लगे, और शोरूम के खर्चे कितने लगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? हाँ सर। होंगे ना। अब मैं आपको थोड़ा, अभी लिखना नहीं है, बस लिखना तो ये रेड पेन वाला ही है कॉपी में, ठीक है, रेड पेन वाला ही लिखना है। अभी मैं थोड़ा सा आपको एनालिटिक्स करके बता रहा हूं बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं कि फैक्ट्री में जो लगे ना, वो लगे हैं 15 लाख रुपए फैक्ट्री में लग गए, और 15 और 5 लाख इधर लग गए, 3 लाख इधर लग गए, 3 लाख लग गए फैक्ट्री के खर्चे। अब बताओ बच्चों फैक्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीजें खर्चे लगते हैं? क्या मटेरियल लगा होगा, इंजन, प्लास्टिक, लोहा, रबड़ लगा होगा, वर्कर को सैलरी भी दी गई होगी, लेबर भी लगी होगी, यस और नो? यस सर। और मशीनों के चलने का एक्सपेंस भी हुए होंगे, 3 खर्चे हुए होंगे ना, यस। इसी प्रकार ऑफिस में बच्चों मटेरियल यूज हुआ होगा। सर सोचो ऑफिस में क्या मटेरियल यूज हो सकता है भाई? स्टेशनरी का सामान, कॉपी, पेन, कागज वगैरह यूज होते होंगे ना ऑफिस में। डिजाइनिंग बनाई होगी कार की, उसके कंप्लायंस करने के लिए स्टेशनरी यूज हुई होगी। मेरे को बताओ लोहा प्लास्टिक ज्यादा यूज कहां हुआ होगा, फैक्ट्री में या ऑफिस में? फैक्ट्री में सर। फैक्ट्री में लोहा प्लास्टिक यूज होगा। फैक्ट्री में। लेकिन बच्चों ऑफिस में लोहा प्लास्टिक यूज थोड़ी होगा, ऑफिस में तो सिर्फ कागज, कामगिरी, स्टेशनरी का सामान यूज हुआ होगा। लेकिन बच्चों बताओ वर्कर तो रहेंगे होंगे ना ऑफिस में, लेबर तो लगेगी ना ऑफिस में, यस। और ऑफिस में एसी वगैरह चलते हैं, उनके एक्सपेंस भी होंगे। फिर बताओ शोरूम के अंदर लोहा प्लास्टिक मटेरियल यूज होगा क्या? नो सर। स्टेशनरी यूज होगी मटेरियल के नाम पे, लेबर के नाम पे वर्कर काम भी करेंगे, है ना, और एक्सपेंसेस एसी वगैरह भी चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ इस 28 लाख पे जाने के लिए हमको कॉस्ट की कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से करनी चाहिए, बोलो जरा? क्या फैक्ट्री से स्टार्ट करनी चाहिए ना? यस सर। यस और नो? फैक्ट्री में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर एक्सपेंस कितने के लगे, पहले ये 15 लाख की कैलकुलेशन होनी चाहिए, यस और नो? फिर ये 5 लाख की कैलकुलेशन होनी चाहिए, यस और नो? फिर ये 3 लाख की कैलकुलेशन होनी चाहिए। इस प्रकार हम 23 लाख पे पहुंचेंगे। फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि 5 लाख का प्रॉफिट और ये कार कितने में बेची जाए, 28 लाख में बेची जाए। तो क्या आप कॉस्टिंग करना चाहेंगे फैक्ट्री की, यस और नो? करना चाहेंगे Yes. क्या? वेरी गुड, अपन कॉस्टिंग करना चाहेंगे। तो हमने ये बात आपकी कॉपी में यहां पे लिखवाई है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेल होगा। अब हम पढ़ना जाएंगे कि कॉस्ट के टाइप्स कितने होंगे, कितने टाइप्स की कॉस्ट होगी। तो पॉइंट नंबर 4 इसी में लिखना, पॉइंट नंबर 4 की हेडिंग लिखना बच्चों, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, है ना। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में लिखना एक चार्ट बनाना पड़ेगा इसके अंदर, यहां पे लिखना ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एक्टिविटी या वॉल्यूम। एक चार्ट बनाएंगे बच्चों इसमें अपन,
ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एक्टिविटी या वॉल्यूम। इसके 3 पार्ट कर दो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट का नाम रखो बच्चों सभी बच्चे फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरे पार्ट का नाम रखो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। लिख रहे हो ना तुम लोग साथ साथ में? यस सर। हाँ, वरना मैं इधर से, इसमें ना आजकल ऑनलाइन में एक ऑप्शन आ गया है, यहीं से बटन दबाऊंगा गोली मार दूंगा मैं उधर से ही, अगर कोई नहीं लिख रहा है तो। और मुर्गा बनाने का ऑप्शन भी है इसके अंदर। कभी अगर नहीं लिखोगे तो मैं बना के दिखाऊंगा आपको ऑनलाइन मुर्गा कैसे बनाते हैं। और इधर लिखना सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब भाई मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जो बच्चा अच्छा जवाब देगा ना उसको ऑनलाइन चॉकलेट मिलेगी, ठीक है? और गलत जवाब अगर देगा तो उससे चॉकलेट रियल वाली ली जाएगी, बाई कुरियर, या फिर आप जब भी कोचिंग में आएंगे तब ली जाएगी। बोलो सौदा मंजूर है? डील मंजूर? तो चलो पहला क्वेश्चन। अगर बच्चों मैं महिंद्रा कंपनी हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, महिंद्रा कंपनी हूं, कार बना के बेचनी है मुझे, तो कार बनाने में लोहा लगा, रॉ मेटेरियल लगा, एक कार बनाने में 5,000 रुपए का लोहा लग गया। मैं जानना चाहता हूं ये 5,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट। एक बच्चे ने, प्रियांशु ने बोला फिक्स्ड कॉस्ट। प्रियांशु गलत जवाब। आपकी 5 नहीं, इससे तो 50 वाली चॉकलेट लेंगे आप। 50 रुपए की चॉकलेट आप हमें देंगे फिजिकल में। एक कार बनाने में रॉ मटेरियल 5,000 रुपए का लोहा लग जाता है, तो सवाल यह है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? सर सेमी वेरिएबल होगा। हुसैन बोल रहे हैं सर सेमी वेरिएबल है। भाई एक चॉकलेट हुसैन के नाम की भी हो गई है, अपने तो 100 रुपए हो गए। वेरिएबल कॉस्ट। और यश सोनी ने Actually कहा है सर क्या? ये वेरिएबल कॉस्ट है। यश सोनी को एक ऑनलाइन चॉकलेट अभी भेजी जाए भाई, लेकिन अभी भेजने से पहले यश सोनी से एक दूसरा सवाल करेंगे। ये वेरिएबल कॉस्ट ही क्यों है? इस सवाल का जवाब अभी एक बार होल्ड पे रखो, मैं एक सवाल और पूछता हूं फिर आप देना। बच्चों ये जो महिंद्रा कंपनी है ना, ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में रह के फैक्ट्री का संचालन कर रही है, इस फैक्ट्री का रेंट जाता है 1 लाख रुपया पर मंथ रेंट जाता है इसका। अब बताओ बच्चों, यश सोनी बताएगा ये 1 लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? यश बताएगा। वेरिएबल। यश सोनी ने वेरिएबल। आपकी भाई वो सही आंसर बताया था, उसकी चॉकलेट खत्म हो गई है, आप उत्तरम पात्र हो गए हैं, ना लेंगे ना देंगे। और कोई बच्चा कोशिश करना चाहता है क्या? सर फिक्स कॉस्ट हम इसे बदल नहीं सकते, ये तो देना ही पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। और बोलो थोड़ा सा। अरे बच्चों सुनो, अगर नंबर ऑफ कार ज्यादा बनाई तो क्या रेंट भी ज्यादा लगेगा क्या बिल्डिंग का? नहीं सर। ज्यादा लगेगा? नो, रेंट ज्यादा नहीं लगेगा। रेंट 1 लाख रुपए लगेगा ना बिल्डिंग का, चाहे कार ज्यादा बना लो चाहे कार कम बना लो। लेकिन बच्चों रॉ मेटेरियल है, ज्यादा कार बनाएंगे तो क्या ज्यादा रॉ मेटेरियल चाहिएगा क्या? यस। हाँ। और कम कार बनाएंगे तो कम रॉ मेटेरियल। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कम ज्यादा होना। वेरिएबल का मतलब वेरी होना, ज्यादा कम होना। तो मेरे को बताओ वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हुई फिर? रॉ मेटेरियल हुई ना। ज्यादा कार बनाएंगे तो ज्यादा रॉ मेटेरियल, तो रॉ मेटेरियल का खर्चा हो गया अपना वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल। और बच्चों कार चाहे कम बना लो चाहे ज्यादा बना लो, ये किराया 1 महीने का 1 लाख ही रहेगा ना? यस और नो? तो मेरे को बताओ ये कौन सी कॉस्ट हो गई फिर? फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड, फिक्स्ड कॉस्ट। तो
क्या मैं इस बात को ऐसे कंक्लूड कर दूं क्या? आप खुद बताना मेरे को, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? फिर सबको चॉकलेट खिलाऊंगा मैं। ऐसे बोल दूं क्या? जो खर्चा नंबर ऑफ क्वांटिटी कम ज्यादा बनाने पे कम और ज्यादा हो जाए वो तो वेरिएबल कॉस्ट। क्या इस बात से सहमत है? हाँ सर। वेरी गुड बच्चे। दूसरा सवाल, वो कॉस्ट जो टाइम ड्यूरेशन पे 1 महीने का 1 लाख किराया, 2 महीने का 2 लाख किराया हो जाएगा, 3 महीने का 3 लाख किराया, 4 महीने का 4 लाख। वो खर्चा जो टाइम से कनेक्टेड हो, टाइम कम ज्यादा होने से खर्चा कम ज्यादा हो जाए, वो खर्चे का नाम फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ वेरी गुड। तो क्या मैं 2 कंक्लूजन लिख दूं? ऐसा खर्चा जो क्वांटिटी के कम ज्यादा होने पे कम ज्यादा हो जाए वो तो वेरिएबल, और ऐसा खर्चा जो टाइम के कम ज्यादा होने से कम ज्यादा हो जाए वो खर्चा कौन सा? फिक्स्ड। तो अब तुम सब मिलके बताओ फिर सेमी वेरिएबल खर्चा किस चीज से कनेक्टेड होगा? सेमी वेरिएबल Summation of spend टाइम, variable वेरी गुड, मिक्सअप होगा। ये टाइम से भी कनेक्टेड होगा और क्वांटिटी से भी कनेक्टेड होगा। कैसे? जरा एक बात बताओ बच्चों, आपके घर पे बिजली का बिल आता है? यस। बिजली का बिल अगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं बिजली तो ज्यादा बिल आता है, कम कंज्यूम करते हैं तो कम। इसका मतलब बिजली का बिल है वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, मीटर में कितनी यूनिट्स निकली। लेकिन साथ ही साथ अगर तुम घर को छोड़ के कहीं घूमने चले जाओ 1 महीने के लिए और एक दिन भी बल्ब ना जलाओ तो क्या 1 महीने का बिल 0 आएगा क्या? नो। एक मिनिमम चार्ज तो आएगा ही आएगा जो बिजली विभाग वाले लेंगे। तो इसका मतलब बिजली विभाग वालों ने ऐसे फिक्स कर रखा है कि मिनिमम 100 रुपया तो घर का आएगा ही आएगा, प्लस ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा भी आएगा। इसका मतलब इन्होंने फिक्स एलिमेंट भी शामिल कर दिया और वेरिएबल एलिमेंट भी शामिल कर दिया। तो बिजली का जो बिल है वो कौन सी कॉस्ट हो गई बच्चों? सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है। तो हम जब कार बनाएंगे, महिंद्रा गाड़ी कार बनाएगी, तो कार बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी लगेंगी, फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी लगेंगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी लगेंगी, हम ये डिसाइड करेंगे। और ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड जो कि प्रसारित होगा कल इसी समय इसी चैनल पे। क्या बच्चों आज की बातें आपको समझ में आई थोड़ी बहुत? जी सर। वेरी गुड। ठीक है, नोट्स तरीके से बनाने हैं भाई, और लैपटॉप का यूज करें जहां तक हो जाए लेक्चर देखने में। छोटे स्क्रीन में बच्चों आंखें खराब हो जाएंगी। पहले मेरे भी आंखें सही हुआ करती थी, फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, हर दिन स्क्रीन देखते देखते चश्मा चढ़ गई है। ठीक है, इसलिए आंखें अगर खराब हो जाएंगी तो इस दुनिया में अभी तुमको बहुत कुछ देखना है, अभी तो तुमने देखा ही क्या है। समझ रहे हो ना तुम बात को? तो इसलिए स्क्रीन को कम से कम देखें, बड़ी स्क्रीन देखें, लैपटॉप या डेस्कटॉप जरूर या फिर टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल करें। मोबाइल रिकमेंडेड नहीं है, हालांकि क्लासेस अपनी मोबाइल पे भी चल जाती हैं, बट मोबाइल में अक्षर बहुत छोटे दिखते हैं और गर्दन झुका के पढ़ना पड़ता है। तो ये मेरी एक आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी बच्चे बड़ी स्क्रीन का जुगाड़ जरूर कर लें। अभी 10 से 12-15 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद आप इसी लिंक पे वापस ज्वाइन कर लेना या इसी लिंक पे ज्वाइन करे रहो। नेक्स्ट टीचर 10-12 मिनट के बाद आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। कल और बातचीत करेंगे आपसे, इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक्सयूवी गाड़ी की कॉस्टिंग करेंगे हम। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।